नमस्कार। आज की हमारी गहन चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प जापानी अवधारणा पर है, इकिगाई। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक दर्शन है, एक तरीका, लंबा, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का। और हमारी ये पड़ताल आधारित है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब इकिगाई, खुशहाल लंबी जिंदगी का रहस्य के मुख्य विचारों पर और उससे जुड़ी कुछ और जानकारी पर भी। तो हमारा मकसद क्या है? हम समझना चाहते हैं कि ये इकिगाई आखिर है क्या, इसे अपनी जिंदगी में कैसे खोजा जा सकता है, और हाँ, जापान के लोग जो दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं, उनकी जीवन शैली से हम क्या सीख सकते हैं, कैसे जीवन को और सार्थक बना सकते हैं। बिल्कुल। इकिगाई, देखिए, ये जापानीज शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह, या कह सकते हैं जिंदगी का मकसद, वो कारण जो आपको रोज सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा दे। और जापानी संस्कृति में ये माना जाता है कि हर इंसान का, मतलब हर एक का कम से कम एक इकिगाई तो होता ही है, चाहे उन्हें पता हो या ना हो। ये बात तो सोचने वाली है कि हर किसी के अंदर एक उद्देश्य है, छिपा हुआ। लेकिन जैसा आपने कहा, और स्रोत भी मानते हैं, इसे खोजना वो हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी तो पूरी जिंदगी लग जाती है इस खोज में। तो फिर सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्यों खोजें इसे? हाँ, सवाल वाजिब है। देखिए, इकिगाई खोजना सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है। इसके फायदे बहुत गहरे हैं और ऐसे जिन्हें मापा भी जा सकता है। स्रोत बताते हैं कि जीवन में जब एक स्पष्ट उद्देश्य होता है ना, तो वो सीधे सीधे आपके शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ जाता है। अच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य से? हाँ, बिल्कुल। रिसर्च ये दिखाती है कि ये सिर्फ दिमागी तौर पर मजबूती नहीं देता, बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ा सकता है। ये तो बहुत अहम बात है। मतलब जिसे हम सिर्फ जीने की वजह कह रहे हैं, उसका असर हमारे शरीर पे भी पड़ता है। सही समझा आपने। स्रोत बताते हैं कि एक उद्देश्य वाला जीवन, वो शरीर में सूजन बढ़ाने वाले जीन्स होते हैं ना, उनकी गतिविधि को कम कर सकता है। और तो और जो कोशिकाओं के मरने की प्रक्रिया होती है, उसे भी धीमा कर सकता है। अरे वाह! हाँ, और ये दोनों चीजें सीधे तौर पर लंबी और सेहतमंद उम्र से जुड़ी हैं। इसके अलावा इकिगाई से जीवन में एक स्पष्टता आती है। चाहे आपका लक्ष्य बड़ा हो, जैसे कोई नया करियर, या छोटा सा ही क्यों ना हो, जैसे कोई नया पकवान बनाना सीखना, ये हमें एक्टिव रखता है, प्रेरित रखता है। और ये हमें भविष्य की चिंताओं से निकालकर आज में, वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है, उन पलों के लिए आभारी होना सिखाता है। ये सादगी के जापानी सिद्धांत से भी जुड़ा है, जीवन को सरल रखना। और हाँ, पॉजिटिव सोच और अपनी सेहत के लिए जागरूक रहना, ये सब भी इसी का हिस्सा हैं। संक्षेप में कहें तो जीवन ज्यादा भरपूर लगता है, ज्यादा स्वस्थ। ठीक है, तो अगर इकिगाई इतना जरूरी है तन और मन दोनों के लिए, तो फिर सवाल वही, इसे ढूंढें कैसे? सुना है कुछ खास सवाल हैं जो इसमें मदद करते हैं। स्रोत सामग्री में इसका जिक्र है शायद। हाँ, बिल्कुल है। इकिगाई को समझने या खोजने की प्रक्रिया में स्रोत ये सलाह देते हैं कि खुद से 4 बुनियादी सवाल पूछें। पहला सवाल है, आपको किस चीज से प्यार है? मतलब वो कौन सा काम है, कौन सी गतिविधि है जिसे करने में आपको सच में मजा आता है, जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं, थकान नहीं होती बल्कि और ऊर्जा मिलती है। कुछ भी हो सकता है ये, पढ़ाना, पेंटिंग, गाना, घूमना, कुछ बनाना। दूसरा सवाल, आप किस काम में माहिर हैं? आपकी स्किल्स क्या हैं? आपकी नेचुरल प्रतिभाएं क्या हैं? किस चीज में आप अच्छे हैं या किस में बेहतर बनना चाहते हैं? और यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि महारत सिर्फ पैदाइशी नहीं होती, आप अभ्यास से उसे पा सकते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? आपके आसपास जो दुनिया है, समाज है, उसे ऐसी कौन सी चीज चाहिए जो आप दे सकते हैं? क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप सुलझाने में मदद कर सकते हैं? आपकी रुचि और क्षमता उसमें लग सकती है। ये थोड़ा अलग है। हाँ, और चौथा सवाल है, आपको किस काम के लिए भुगतान मिल सकता है? क्या आपकी पसंद और आपकी कुशलता का कोई ऐसा मेल है जिसके लिए बाजार या लोग आपको पैसे देने को तैयार हों? ये थोड़ा व्यावहारिक पहलू है जो जुनून को बनाए रखने में मदद करता है। ये 4 सवाल तो ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो जुनून, क्षमता, समाज की जरूरत और पैसे, सबके बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश लग रही है। पर अक्सर ऐसा होता होगा ना कि किसी को पहले 2 जवाब तो पता हो, क्या पसंद है, किस में अच्छे हैं, पर ये ना समझ आए कि दुनिया को इसकी जरूरत कैसे है या पैसे कैसे मिलेंगे तब। हाँ, ये बहुत आम है, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर इकिगाई की जो गहरी समझ है वो काम आती है।
स्रोत इसे एक वेन डायग्राम की तरह समझाते हैं। मान लीजिए ये चारों सवाल 4 गोले हैं। अब जहां ये गोले आपस में मिलते हैं वहां कुछ और चीजें बनती हैं। जैसे जहां आपको क्या पसंद है और आप किस में अच्छे हैं मिलते हैं, वो है आपका जुनून। अच्छा। जहां आप किस में अच्छे हैं और आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं, वो बन जाता है आपका पेशा। ठीक। फिर जहां दुनिया को क्या चाहिए और आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं, वो है आपका व्यवसाय। और जहां दुनिया को क्या चाहिए और आपको क्या पसंद है मिलते हैं, वो कहलाता है मिशन। हम्म। तो ये 4 अलग चीजें हो गई। वो बिंदु जहां ये चारों मिलते हैं, मतलब वो काम जो आपको पसंद भी है, जिसमें आप माहिर भी हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत भी है और जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं। जब ये चारों पहलू मिलते हैं ना, तभी वो सच्ची संतुष्टि, वो उद्देश्य वाली भावना आती है। अगर एक भी गायब है तो कहीं ना कहीं अधूरापन लगता है। वाह, ये तो वाकई जीवन के सारे अहम पहलुओं को एक साथ ले आता है। जुनून, हुनर, कमाई और समाज सेवा, सब एक जगह। लेकिन ये जानने के बाद भी रोजमर्रा की जिंदगी में से उतारें कैसे? मतलब कोई तरीका है जिससे हम समझ सके कि हम अभी कहाँ खड़े हैं इन चारों के मामले में? हाँ है। स्रोत एक बहुत ही सरल पर बहुत असरदार एक प्रैक्टिकल अभ्यास बताते हैं। आप एक कागज लें, उस पर एक बड़ा सा चौकोर यानी स्क्वायर बनाएं और उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट दें। फिर पूरी ईमानदारी से इन चारों हिस्सों में लिखें। पहले हिस्से में वो सारे काम या गतिविधियां जो आपको पसंद हैं और जिनमें आप माहिर भी हैं। ये आपकी ताकत का एरिया है। ठीक है। दूसरे हिस्से में वो काम जो आपको पसंद तो हैं, लेकिन आप उनमें अभी उतने माहिर नहीं हैं। शायद आप इन्हें सीखना चाहते हैं या बेहतर करना चाहते हैं। तीसरे हिस्से में वो काम जो आपको पसंद नहीं है पर करने पड़ते हैं। हो सकता है आपकी नौकरी की कुछ जिम्मेदारियां हों या घर के काम हों। हाँ, होता है ऐसा। और चौथे हिस्से में वो काम जो आपको पसंद भी नहीं है और आप उनमें माहिर भी नहीं है, लेकिन फिर भी शायद किसी वजह से करने पड़ रहे हैं। अब बस ये देखिए कि आपका ज्यादातर समय और आपकी ऊर्जा वो किन हिस्सों के कामों में जा रही है। स्रोत कहते हैं कि बहुत से लोग अनजाने में ही अपना ज्यादातर वक्त तीसरे और चौथे हिस्से में बिता देते हैं और इसी से वो निराशा या खालीपन आता है। अच्छा। इकिगाई की तरफ बढ़ने का मतलब है जानबूझकर, सचेत होकर पहले और दूसरे हिस्से की गतिविधियों के लिए ज्यादा समय निकालना। धीरे धीरे ही सही, खासकर पहले हिस्से की गतिविधियों को बढ़ाना और दूसरे हिस्से की चीजों में कुशलता हासिल करना, ये बहुत जरूरी है। ये अभ्यास तो सच में आंखें खोल सकता है। मतलब हमें पता चल सकता है कि हमारा वक्त जा कहाँ रहा है। चलिए अब जरा जापान के ओकिनावा द्वीप की बात करते हैं। ये दुनिया के ब्लू जोन्स में से एक है, जहां लोग बहुत ही लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। तो इकिगाई के अलावा उनकी जीवन शैली में और क्या खास बातें हैं जिनका जिक्र स्रोत करते हैं? हाँ, ओकिनावा वाकई एक अद्भुत जगह है और उनकी लंबी उम्र के पीछे इकिगाई तो है ही, पर जैसा आपने कहा उनकी जीवन शैली के कुछ और पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। स्रोत कई बातें बताते हैं। जैसे पहला तो है तनाव से दूरी। वो तनाव को उम्र कम करने वाला मानते हैं और उससे बचने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। प्रकृति से जुड़ना, ध्यान लगाना, अच्छे सामाजिक रिश्ते रखना, ये सब इसमें मदद करता है। जैसा ओकिनावा के बुजुर्ग कहते भी हैं, चिंता मत करो, दिल को जवान रखो, मुस्कुराओ और लोगों से मिलो। वाह। दूसरा बड़ा राज है उनके खान पान का संयम, जिसे वो हारा हाचीबू कहते हैं। हाँ, ये सुना है मैंने। इसका मतलब है पेट को कभी ठूंस कर मत भरो। जब लगे कि हाँ 80% भर गया है, बस वहीं रुक जाओ। इससे पाचन तंत्र पर जोर कम पड़ता है, शरीर हल्का रहता है। ये तो सीखने वाली बात है। बिल्कुल। फिर आता है उनका पोषक और विविध आहार। उनकी डाइट में कैलोरी बहुत ज्यादा नहीं होती, करीब 1800-1900 कैलोरी रोज की, लेकिन पोषक तत्व भरपूर होते हैं। वो रोज कई तरह की चीजें खाते हैं, ढेर सारी रंग बिरंगी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, सोया प्रोडक्ट्स। हफ्ते में कई बार मछली भी खाते हैं। नमक कम और चीनी तो समझिए ना के बराबर। ग्रीन टी भी खूब पीते हैं। काफी संतुलित लगता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनकी लगभग 30% कैलोरी सब्जियों से आती है। ये दिखाता है कि उनका खाना कितना न्यूट्रिएंट डेंस है। फिर है निरंतर सक्रियता। वो जिम जाकर घंटों पसीना बहाने की बात नहीं कर रहे, वो दिन भर एक्टिव रहते हैं। ज्यादा देर बैठना उनके लिए आम नहीं है। वो चलते हैं, अपने बगीचे में काम करते हैं, सामाजिक कामों में हिस्सा लेते हैं। वो जापान का रेडियो ताइसो भी शायद इसी से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, वो सुबह का एक सरल सा सामूहिक व्यायाम है। हर उम्र के लोग करते हैं। ये इसी एक्टिव लाइफस्टाइल का हिस्सा है। जैसा वो कहते हैं,
हमेशा चलते फिरते रहो और अपनी उंगलियों को व्यस्त रखो, मतलब कुछ न कुछ करते रहो। और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी थी, रिटायरमेंट का न होना। हाँ, ये वाकई अनोखा है। जापानी भाषा में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसका मतलब हो पूरी तरह काम छोड़ देना। लोग अपनी पसंद का काम या कोई ना कोई गतिविधि जीवन भर करते रहते हैं। इससे उन्हें एक मकसद मिलता है, वो व्यस्त रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं। ये तो हमारे समाज की सोच से बिल्कुल अलग है। सही कहा। ये इकिगाई के 10 नियमों में से एक भी है। सक्रिय रहें, कभी रिटायर ना हो। और हाँ, मजबूत सामाजिक बंधन, अच्छे दोस्त बनाना, समुदाय से जुड़े रहना, ये भी उनकी लंबी उम्र का बड़ा राज है। वो अकेले नहीं रहते, मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और वर्तमान में जीना और धीमी गति, वो हड़बड़ी में नहीं रहते, छोटी छोटी चीजों का आनंद लेते हैं, आज पर ध्यान देते हैं, धीरे धीरे काम करो, जल्दबाजी मत करो। ये भी उनकी एक सीख है। ये रिटायरमेंट न लेने वाली बात तो सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे जीवन भर सक्रिय रहना और उद्देश्य रखना लंबी उम्र से जुड़ा हो सकता है। आपने फ्लो स्टेट का भी जिक्र किया था कि ओकिनावा के लोग एक समय में एक काम पर ध्यान देते हैं। ये फ्लो अवस्था, ये कैसे मिलती है, खासकर आज की दुनिया में जहां इतने विकर्षण है? हाँ, फ्लो, ये वो मानसिक स्थिति है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, एकदम एकाग्र होकर, आपको समय का पता ही नहीं चलता। और ये बहुत बहुत संतोषजनक अनुभव होता है। इसे पाने के लिए स्रोत कुछ तरीके सुझाते हैं। पहला, सही चुनौती चुनें। मतलब ऐसा काम लें जो ना तो इतना आसान हो कि आप बोर हो जाएं और नहीं इतना मुश्किल कि आप हार मान लें। उसमें थोड़ी चुनौती होनी चाहिए जो आपको सोचने पर, अपनी स्किल्स इस्तेमाल करने पर मजबूर करें। ठीक है। दूसरा, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। काम शुरू करने से पहले पता होना चाहिए कि करना क्या है, कैसे करना है, कब तक करना है। एक डेडलाइन तय करना भी मदद करता है, इससे फोकस बढ़ता है। और तीसरा, सबसे जरूरी, पूरी तरह एकाग्र हों। एक समय में सिर्फ एक काम, मल्टीटास्किंग से बचें। अपने आसपास से विकर्षण हटा दें, जैसे फोन नोटिफिकेशंस वगैरह बंद कर दें। ओकिनावा के लोग यही करते हैं, एक समय में एक काम। ये सुझाव तो काम में या किसी भी चीज में गहराई से उतरने और उसका आनंद लेने में काफी मददगार हो सकते हैं। इस पूरी इकिगाई की चर्चा में जीवन के अर्थ और उद्देश्य पर बहुत जोर दिया गया है। क्या मनोविज्ञान में भी कोई ऐसी मिलती जुलती विचारधारा है? हाँ है। स्रोत में लोगोथेरेपी का जिक्र आता है। इसे विक्टर फ्रैंकल ने विकसित किया था। ये साइकोथेरेपी का एक स्कूल है जो मानता है कि हम इंसानों की जो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो है जीवन में अर्थ खोजना। लोगोथेरेपी कहती है कि जीवन में जब उद्देश्य या अर्थ की कमी होती है तभी अक्सर उदासी, खालीपन, चिंता जैसी मानसिक परेशानियां शुरू होती हैं। अच्छा। तो ये थेरेपी क्या करती है, ये व्यक्ति को सचेत रूप से जानबूझकर अपने जीवन का अर्थ खोजने में मदद करती है, ताकि वो मुश्किलों के बावजूद, पीड़ा के बावजूद जीने की कोई वजह ढूंढ सके, अपनी जिंदगी को सार्थक बना सके। देखा जाए तो ये इकिगाई के दर्शन के काफी करीब है। दोनों ही उद्देश्यपूर्ण जीवन के महत्व पर जोर देते हैं। तो इकिगाई और लोगोथेरेपी दोनों हमें एक तरह से याद दिलाते हैं कि इंसान को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं चाहिए, उसे जीने के लिए एक अर्थ, एक मकसद भी चाहिए होता है। इस पूरी गहन चर्चा को और स्रोत सामग्री को अगर समेटना हो तो वो कौन से मुख्य सबक हैं जिन्हें हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं? हाँ, कई महत्वपूर्ण सबक हैं जो इस पूरी बातचीत से उभरते हैं, जिन्हें हम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर सकते हैं। पहला तो ये कि खुशी और संतुष्टि में संतुलन साधें। मतलब जीवन के सुखों का आनंद जरूर लें, पर सिर्फ पल भर की खुशी के पीछे भागने के बजाय गहरी संतुष्टि और अर्थ पर ज्यादा ध्यान दें। दूसरा, वर्तमान की शक्ति को समझें। अतीत चला गया, भविष्य का पता नहीं, सिर्फ यही पल है जो हमारे हाथ में है, तो इसी में पूरी तरह जीना सीखें। सही बात है। तीसरा, नश्वरता को स्वीकार करें। जीवन में सब कुछ अस्थायी है। इस सच्चाई को अपनाने से हम आज की कीमत ज्यादा समझते हैं और बदलाव से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। ये गहरा है। चौथा, अर्थ खोजा जाता है, बनाया नहीं जाता। मतलब जीवन का अर्थ अक्सर तब मिलता है जब हम अपने जुनून के पीछे जाते हैं, अपने पसंदीदा काम में डूब जाते हैं, वो अपने आप सामने आता है। पांचवां, स्वस्थ आदतें ही नींव हैं। जैसे ओकिनावा के लोग करते हैं हारा हाचीबू, यानी 80% पेट भरना, तनाव को मैनेज करना, रोज एक्टिव रहना और भरपूर आराम करना। ये आदतें बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। छठा सबक है कि जीवन एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। सफलता, संतुष्टि, ये सब रातों रात नहीं मिलता। धैर्य रखना और लगातार कोशिश करते रहना जरूरी है। सातवां, मन और शरीर दोनों को व्यस्त रखें। सीखते रहें, एक्टिव रहें, कोई ना कोई उद्देश्य रखें।
रिटायर होने वाली सोच से बचें। और 8वां, संतुलित और विविध भोजन करें। खूब सब्जियां खाएं, चीनी और प्रोसेस खाने से बचें। पोषण पर ध्यान दें, सिर्फ पेट भरने पर नहीं। तो कुल मिला के इकिगाई सिर्फ अपनी जीने की वजह ढूंढ लेना भर नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है, एक पूरी जीवन शैली है, जहां आपका जुनून, आपका मिशन, आपका पेशा और आपका व्यवसाय सब एक संतुलन में हो। ये उद्देश्य के साथ वर्तमान में जीते हुए सादगी, सक्रियता और लोगों से जुड़ाव के साथ जिंदगी बिताने का नाम है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही सार निकाला। और अंत में एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। क्या किसी इंसान का इकिगाई समय के साथ बदल सकता है जीवन के अलग अलग पड़ावों पर, या क्या एक से ज्यादा इकिगाई हो सकते हैं? शायद अपने बदलते जुनून और जरूरतों के साथ अपने उद्देश्य को फिर से देखना, उसे नया रूप देना, ये भी इकिगाई की यात्रा का ही एक हिस्सा हो। इस पर सोचना भी शायद हमें अपने जीवन को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। उम्मीद है कि इकिगाई पर हुई इस गहन चर्चा ने आप सभी को सोचने के लिए कुछ नया और उपयोगी दिया होगा। अपने इकिगाई की खोज, ये शायद जीवन की सबसे सार्थक, सबसे पुरस्कृत करने वाली यात्राओं में से एक हो सकती है। धन्यवाद।